स्वामी जी, आप हमें बताएं कि इस समय काल में ही इतनी हम जागरूकता देख रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक प्यास जैसे उनकी जगी हो, ऐसा हम देख रहे हैं। इसका क्या कारण? इस सृष्टि में जो कुछ है सब साइक्लिक है। सब कुछ जो है साइक्लिक ही है। किसी न किसी वृत्ताकार घटनाओं से घिरे हुए हैं हम लोग। तो ऐसा जो जागरण का काल है, ये हर 2500 साल में एक बार आता है। हर 2500 साल में कुछ ऐसी उच्च चेतनाएं पहुंचती हैं, जिसे हम एक नई परिभाषा में कहें तो हम विंग मेकर्स कहते हैं कि कुछ ऐसी उच्च चेतनाएं आती हैं और वह जो है पूरे जगत का जो कॉन्शियस लेवल है उसको बूस्ट करती हैं, उसको ग्रो अप करती हैं। और वो अपने समय में जो है एक बहुत बड़ा ऊर्जा का एक स्रोत जो है वो बना के जाती हैं। एक कॉस्मिक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, ऐसा हम कह सकते हैं। वो एक बिल्ड कर कर देती हैं। वो जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम है, वह अभी कुछ समय पहले, आज से लगभग 32 साल पहले, वह जो है बिल्ट किया गया है 32-35 साल के दरमियान में। तो वह जो सपोर्ट सिस्टम है वह कॉस्मोस में बिल्ट किया जाता है। कॉस्मोस से अर्थ यहाँ यह होता है कि जो डायमेंशंस हैं, तो ये डायमेंशंस हैं, तो ये अपना फिफ्थ डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन के बीच का जो संधि काल है, इस संधि काल में वह डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है वह क्रिएट किया गया और यही किया जाता है उस समय की जो स्थितियां हो। अब जैसे 5D का युग आ जाएगा, फिफ्थ डायमेंशन जो है वो कॉमन हो जाएगी, तब वह फिर जो है सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच में फिर आएगा अगला, जब यह आएगा। तो अभी जो आ रहा है ये फिफ्थ और फोर्थ डायमेंशन के बीच में ये सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया गया है। तो फिफ्थ डायमेंशन से जो है उसे वह एनर्जीज उसमें मिलती रहेंगी, और उस एनर्जीज को कैसे रिफाइन डिफाइन करके जो है आगे पुशअप करना है, वह प्रोग्राम उस सपोर्ट सिस्टम के भीतर होता है। तो वह सपोर्ट सिस्टम जो है फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है कि कहाँ कौन योग्य पात्र है जिससे इस डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, कहाँ उसको बूस्ट की जरूरत है, पुशअप की जरूरत है। तो वह उसे मिलने लगता है। उस प्रोग्राम के अंदर वह वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। स्वामी जी, यहाँ हमें ये थोड़ा गहराई से समझाएं कि अगर हमें कोई एनर्जी सपोर्ट सिस्टम आ रही है, तो इतनी हम्म। मात्रा में हम देख रहे हैं लोग आध्यात्म की ओर जागरूक हो रहे हैं, उनका रुचि बढ़ रही है आध्यात्म की ओर। और देख रहे हैं कि हम्म। अब सब यंगस्टर से लेके बड़ों तक, बच्चों से लेके बड़ों तक, हम सबको देख रहे हैं कि वो आध्यात्म में आ रहे हैं और उनकी एनर्जीज बहुत हाई है। तो कहाँ से ये जागरूकता आ रही है? ये आपने जो बताया, हमें मदद आ रही है और वो चुनाव कर रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में अभी हम देख रहे हैं लोगों की जागरूकता, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब भी कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होता है तो बहुत सारी ऐसी सोल्स जो प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि अनुकूल माहौल बनेगा जब साधना का, तब वह जन्म लेंगी। तो अनुकूल माहौल बना और उन्होंने जन्म लिया, वह प्रतीक्षा में थी ही। और जब अनुकूल माहौल नहीं था तब उन्होंने जन्म नहीं लिया, क्योंकि तब जन्म लेने पर पतन की संभावना थी। कि उन्होंने जो है इसके पहले जब शरीर में आबद्ध रहते हुए जो जीवन जिया इस डायमेंशन में, तो जो हाइट उन्होंने प्राप्त की, ध्यान साधना में जो ग्रोथ उन्होंने प्राप्त की,
वह उस ग्रोथ को लेकर के उनका जन्म होगा, और फिर उसमें जो है वो डिक्रीज हो सकती थी उस परिस्थिति में, जब वह सपोर्ट सिस्टम एक्टिव नहीं थे। सपोर्ट सिस्टम तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अ, इस शरीर में रहते हुए इन सारे रहस्यों को समझ गया, सारे मैट्रिक्स को समझ गया, और उस मैट्रिक्स को उसने इंटरनली डिस्ट्रॉय कर दिया, और फाइनली जब वो शरीर छोड़ते वक्त में पूरी तरह से मैट्रिक्स से बाहर हो जाएगा। लेकिन करुणावश जो है, ऐसे बहुत सारे जो महान, अ, उन्हें हम अवतार कह लें, बुद्ध पुरुष कह लें, भगवान कह लें, जो भी कह लें, वह जो व्यक्ति है, वह जो जिसने मैट्रिक्स तोड़ दिया, उसे हम तरह तरह से अभिहित करते रहे विभिन्न नामों से। तो वह जो है, वह व्यक्ति एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ट जरूर करता है। कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है, कॉस्मिक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम है, बिल्ट करता है। पर सवाल यह है कि उसने मैट्रिक्स को किस तरीके से तोड़ा है, तो उस हिसाब से वह सपोर्ट सिस्टम बिल्ट कर पाता है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो किसी का और बड़ा होता है। लेकिन जो ये हम ग्रांड पोर्टल जैसे शब्द सुनते हैं कि मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है 2500 साल में एक बार उसका साइकिल ही है, कि कोई ना कोई ऐसी चेतना आती है, और वह जो है मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ के हर दिशा से, हर डायमेंशन से तोड़ देती है। और वह चेतना जो है फिर से सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करती है, वो इस तरीके से बिल्ड करती है कि मैट्रिक्स को तब यह पहली बात यह पता चलता है कि हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। पहली चीज तो यही है ना, कि हमें पता हो कि मैट्रिक्स में फंसे हैं। जिसको फंसा है कि हम कारागृह में है, फंसे हुए हैं, वही तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। और जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसे जो है सपोर्ट सिस्टम की एनर्जी मिलेगी। तो जो समझेगा, उसे इस एनर्जी मिलेगी, और जो जो जितना प्रयास करेगा, जो जितनी चेष्टा करेगा, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और वह सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता है, वह बहुत सारे ऐसे अवसर भी बनाता है जहां पर जो है कुछ अच्छे संघ से व्यक्ति जुड़े, उसको गाइडलाइन भी मिले, राइट गाइडलाइन भी मिले, और आपस में वो इंटरेक्ट होने से वह चीजें जो है कुछ आदान प्रदान से हो सकता है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी होता है कि वह संघ में भी कोई नई मैट्रिक्स न चालू हो जाए। कि मैट्रिक्स तो ऐसी चीज है कि कहीं पर भी पैदा हो सकती है सृष्टि में, कहीं पर भी, किसी भी संबंधों में, किसी भी अवस्था में, किसी भी धर्म में, किसी भी संघ में, किसी भी किस्म की मैट्रिक्स पैदा हो सकती है। कितना भी अच्छा वह संघ लग रहा हो, और वहां मैट्रिक्स पैदा हो सकती है। मैट्रिक्स के पैदा होने के खतरे तो सब जगह पर हैं, और सदा हैं, क्योंकि इस संसार का गठन ही ऐसा हुआ है कि यहाँ जो है पग पग पर मैट्रिक्स है। जो साधक है वो अभी मैट्रिक्स में फंस सकता है, और सिद्ध अवस्था के कुछ पहले भी है, अभी वो पहुंचा नहीं है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया है, वो वापस पूरी तरह से पूरे संजाल में फंस सकता है। अब गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं, मच्छिंद्र नाथ जी बोलते हैं ना, मत्स्येंद्र नाथ जी, कुछ मच्छिंद्र नाथ जी ऐसे बोलते हैं। तो वो भी वापस जो है लगभग उन्होंने मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वापस वो मैट्रिक्स में फंस गए थे। फिर जो है शिष्य ने अपने गुरु को जो है मैट्रिक्स से फिर से वापस निकाला, बाहर किया। तो मैट्रिक्स तो ऐसा है कि कहाँ किसको कब उलझा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मैट्रिक्स से जो है वह बहुरूपिया है। वो किसी भी रूप को, कैसा भी रूप धर सकता है। वो धर्म का भी रूप धर सकता है, वो साधक का भी रूप धर सकता है, वह संत का रूप भी धर सकता है। वह जो है अपना साधना संघों में जाकर भी अपनी अपनी करामात दिखा सकता है। तो मैट्रिक्स तो ऐसा है कि गजब की चीज है। और लेकिन ऐसा अवसर आता है, बुद्ध के समय भी ऐसा अवसर आया था। तो बुद्ध ने जो है एक जैसे कथा चलती है ना, इसको मिथक रूप में बताई जाती हैं चीजें, क्योंकि वो डायरेक्ट जो बताई जाएगी तो समझ में नहीं आता। कि बुद्ध के जीवन की घटना कही जाती है कि बुद्ध जब शरीर से छूटे, और वो जब पहुंचे उस द्वार पर, मोक्ष के द्वार पर, तो द्वारपाल ने उनका स्वागत किया कि आइए,
हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ भाग्य, आप भीतर प्रवेश करें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। जब तक एक भी मनुष्य अबुद्ध स्थिति में है, वह इस मायाजाल में फंसा हुआ है, तब तक जो है मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा, मैं भीतर नहीं आऊंगा। ये सब एक कथा है। सिर्फ ये कथा कुछ इंडिकेट करती है, कुछ बताना चाहती है। वह तो मुक्त हो गए, वो कौन सा मोक्ष का द्वार और कैसा द्वारपाल, और के वो अपना वो मुक्त होकर जा रहे हैं। मुक्त होने के बाद तो डिजॉल्व हो गए ना, काम खत्म हो गया ना, कौन कहाँ जाता है। लेकिन ये कथा कुछ इंगित करती है। वह इंगित क्या करती है? वह इंगित यह करती है कि उन्होंने जो है अपना मुक्त होने से पहले कोई एक सपोर्ट, डिवाइन एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम जो है, जो कॉस्मिक लेवल का है, वह बिल्ट किया है। और वह बिल्ट किया है, और वह जो है हर मनुष्य के लिए अपना सहयोग जुटाता रहेगा। हर मनुष्य को जो है ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, हर मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। तो अब जो है ऐसा उसके 2500 साल पहले और कृष्ण हुए हैं। तो कृष्ण ने भी वह सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है आज से 5000 साल पहले। तो वो जो अपना गीता में बहुत सारी बातें आती है ना, माँ मेकम शरणम वज्र, मेरी एक तू एक मेरी शरण में आ जा। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय बने, कोई सखी संप्रदाय बन गया, कोई कुछ बन गया, कृष्ण से जुड़े बहुत सारे संप्रदाय बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कॉस्मिक जो है सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था उन्होंने भी। इसलिए तो उनसे जुड़े हुए काफी ऐसे धार्मिक संगठन बन गए, अलग अलग तरीके के, क्योंकि वहां डिवाइन एनर्जी सपोर्ट अवेलेबल था, बड़े लेवल पे अवेलेबल था। और ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी सिस्टम में डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन उनका उनका जो सपोर्ट है, उसमें जो प्रोग्रामिंग की थी, वो प्रोग्रामिंग जो है 2500 साल तक काम करती रही। लेकिन धीरे धीरे वह, जैसे जैसे मनुष्य के मैट्रिक्स का डिजाइन बदलता चला गया, तो वह इररिलेवेंट होता चला जाता है। तो बुद्ध का भी अब जैसे थोड़ा इररिलेवेंट सा होता चला जा रहा है। उसके पहले शिव हुए हैं आज से 7500 साल पहले। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, वह थोड़ा इररिलेवेंट होते जा रहा है, या फिर वह जो एनर्जीज जो है, वो एनर्जीज धीरे धीरे जो है उसमें भी कुछ क्रॉस होते जा रहा है। तो अब जो है, इसीलिए हर 2500 साल बाद में जो नए मैट्रिक्स बन जाते हैं, तो नए मैट्रिक्स के हिसाब से जो है नए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें अलग किस्म की प्रोग्रामिंग हो। क्योंकि जिसने वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है, उसने जो है माया के सारे रूपों को देखा, मैट्रिक्स के सारे डिजाइन्स को देखा। तो सारे डिजाइन्स को देखा, तो उसके एंटीटोड जो है वो क्लिप बनाए उसने, कि इसको तोड़ने के एंटीटोड क्या होंगे, किससे यह मैट्रिक्स डिजॉल्व होगा, यह किससे डिजॉल्व होगा, और कितने टाइप के मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं, और भविष्य में यह मैट्रिक्स और कितने डिजाइन और ले सकता है। उन संभावनाओं के आधार पर वह जो उच्च चेतना है, वह बिल्ड करती है ऐसा सपोर्ट सिस्टम, जो हमें सब ऊर्जा देने से कुछ नहीं होगा। ऊर्जा सिर्फ डिवाइन ऊर्जा आने से कुछ नहीं होता है। उस डिवाइन ऊर्जा के साथ वह प्रोग्रामिंग भी होती है, राइट प्रोग्रामिंग भी होती है, जो हमें ये समझ देती है कि मैट्रिक्स जो है, कैसा मैट्रिक्स हमें घेरे हुए है। हम कैसे मैट्रिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे मैट्रिक्स को हम बिल्ड कर रहे हैं, और इसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। वो समझ, वो पूरा प्रोग्राम उसमें इनबिल्ट होता है। सिर्फ ऊर्जा दे दी जाए तो ऊर्जा क्या करेगी? एक बदमाश को और ज्यादा बदमाश बना देगी, है ना। और एक जैसे एक 500 रुपए का एक नोट है, तो वह तो एक एनर्जी है, एक एनर्जी का एक स्वरूप है। उस 500 रुपए को हम शराबी को देंगे तो वो और ज्यादा शराब पी लेगा। उसे हम जो है किसी समझदार को देंगे तो वो मेवे मेवे खरीदेगा, दूध खरीदेगा, अच्छी पौष्टिक चीजें खरीदेगा। तो वह जो है एक तटस्थ क्षमता हो जाएगी, यदि सिर्फ नॉर्मल एनर्जी हुई तो। डिवाइन एनर्जी यानी नॉर्मल एनर्जी नहीं होती है। डिवाइन एनर्जी जो है स्पेशल एनर्जी होती है, मतलब उसमें कुछ प्रोग्राम्ड होता है। और वह जो प्रोग्राम्ड होता है, वह प्रोग्राम्ड यह होता है कि कैसे आप मैट्रिक्स को डिसॉल्व करोगे। डिवाइननेस यही है, दिव्यता यही है, कि वह जो है मैट्रिक्स की समझ पैदा करे और मैट्रिक्स को डिसॉल्व करे। तो अभी जो है यह समय ऐसा है कि वह नया नया सपोर्ट सिस्टम है,
और वो सपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया है हमारे हम किन मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं सारे मैट्रिक्स को समझ करके बनाया गया है। और भविष्य में जो निकटवर्ती भविष्य में जैसे मैट्रिक्स जो नए नए रूप गढ़ेगा उसकी उसके आधार पर भी वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ट हुआ है। तो यह अभी फुल्ली रिलेवेंट है। सवाल ये कि फुल्ली रिलेवेंट है। आपको कोई जो है आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है तो एंटीवायरस वही एंटीवायरस सपोर्ट कर पाएगा जो कि उस वायरस को समझ समझ सकता हो। आप कोई बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वायरस आ गया जो कि इस एंटीवायरस से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो वो मदद नहीं कर पाएगा। तो यह ऐसा एंटीवायरस सिस्टम जो बिल्ट हुआ है वह अभी जितने भी वायरस अभी हैं और नए वायरस जो भी बनेंगे जो भी मैट्रिक्स को वायरस के शब्द रूप में कह रहे हैं उन सारे वायरस को एंटीट्यूड का है उसको जो एंटीवायरस इसलिए एंटीवायरस जो उनको खत्म कर सकता है। जैसे ही मैट्रिक्स खत्म होगा तो हम मुक्त हैं ही। सिर्फ मैट्रिक्स में फंसे हुए मैट्रिक्स है ना माया में फंसे हुए हैं, हम तो हैं तो मुक्त ही ना। स्वामी जी, ये आपने जो बोला कि हर युग की माया मैट्रिक्स अलग होती है, जटिल होती जाती है, तो अभी की जो हमारा माया जाल हमारे आसपास बुना हुआ है उसे हम कैसे तोड़े और कैसे हम आध्यात्म में आगे बढ़े, पहले आप हमें ये थोड़ा क्लियर करें। आध्यात्म में आगे बढ़ना उसका तो सीधा सीधा एक ये है कि हम जो है इस जाल को जाल की तरह पहचान पाए। यदि हम इस जाल में कंफर्टेबल हैं, हम जाल में फंसे हुए हैं और उस जाल में हम यदि कंफर्टेबल हैं, यदि हम कंफर्टेबल हैं तो फिर हम उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि जाल में हमें आराम महसूस हो सकता है। तो जिस जाल में जिस मैट्रिक्स में हम फंसे हुए हैं यह समझ हमें होनी चाहिए प्राइमरी रूप से कि हम जो है किसी जाल में फंसे हुए हैं, मुक्त नहीं है। और हमारा स्वभाव मुक्त होना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है और मुक्त होने में ही आनंद है। अभी जो है जिस जाल में हम जो कंफर्टेबिलिटी फील कर रहे हैं यह जो है कंफर्टेबिलिटी है ही नहीं, एक माइक घटना है। यह जो है मैट्रिक्स की समझ है, मैट्रिक्स की दी हुई समझ है। यह वास्तविक समझ नहीं है। तो वास्तविक समझ जो है मैट्रिक्स की समझ से बाहर आएगी क्योंकि मैट्रिक्स भी जो है वो मन का ऐसा खेल है कि जो हमें लगता है कि हम समझदार हैं। वो हमें ऐसी भ्रांति देता है कि यह समझ हम समझदार हैं और वस्तुतः हम समझदार हैं नहीं। बहुत सारे ऐसे समझदार हैं जो दुनिया में बड़े सफल हैं लेकिन वो समझदारी दुनियादारी की समझदारी है। और जो है मैट्रिक्स की वो समझदारी है ही नहीं, उनमें 0% है। और ऐसे जो है तर्क जाल में बहुत आगे निकल जाएंगे वह। वो तरह तरह के तर्क जाल दे देंगे और ये तर्क जाल जो है उन्हें और उलझा रहा है। वो अपनी जाल का बचाव कर रहे हैं उस तर्क जाल के द्वारा, बुरी तरह से उलझे हुए हैं। तो सिर्फ इंटेलिजेंस होने से ही कुछ नहीं होगा, उसमें राइट इंटेलिजेंस चाहिए। तो राइट इंटेलिजेंस वह होती है जो हमें यह बताए कि हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं और जहां से हम फंसे हुए हैं उससे हम बाहर निकल सकते हैं, उसकी हम समझ पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस फसावट को समझते जाएंगे हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा क्या पूछा था आपने? स्वामी जी, ये पूछा था कि माया को माया जाल को, अभी के जो माया जाल हमारे आसपास बुनी हुई है, उसे हम कैसे तोड़े और कैसे हम इसमें से मुक्त हो जाए। और मुक्ति आखिर हम है क्या? हम कहते हैं मोक्ष निर्वाण, ये कैसे किसी को पता चले कि मोक्ष और निर्वाण क्या है? अभी बहुत सारी चीजें हो गई। तो अभी जो भी योग माया है
अभी जो भी नए डिजाइन के जो प्रोग्राम्स हैं मैट्रिक्स के, नई योग माया, अपडेटेड योग माया है। तो यह योग माया जो है इसे हम कैसे समझें? समझना तो अपने जीवन से ही पड़ेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हमारे पास जो की है वो है सेटिस्फेक्शन, कि हम जो है रिलैक्स नहीं है, अंदर के तल पे हम रिलैक्स नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह हम राइट पाथ पे नहीं है। उसी से ही पता चलता है कि यदि हम जो है सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं, मतलब जो है हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। योग माया ने हमें घेरा हुआ है चारों तरफ से। तो अब जो है इतनी समझ आ गई कि हम मैट्रिक्स से जब बाहर निकलेंगे तभी हमें रिलैक्सनेस आएगी। और मैट्रिक्स क्या है यह हमें खुद समझना पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स है ये समझने की पहली बात तो यह चीज है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे थे कि धन प्राप्त करने से मिल जाएगा, तो अब ये जो है वो कैसे समझ में आएगा? एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है तो बगैर ज्यादा धन कमाए उसे समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स एक धन है, सिर्फ अंकों का एक खेल है कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और हासिल आया जीरो अंत में, कि जितना भी बटोर लो अंत में हासिल आया जीरो होगा। धन जो है हमें मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन धन जो है, धन के मैट्रिक्स को समझने के लिए कई व्यक्ति को जो खूब धन कमाना पड़ेगा। अब ऐसा कि धन कमाते 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 वह जो है उसका ऐसा आदी हो जाएगा उस मैट्रिक्स का कि वह उसको समझ पैदा ही नहीं हो पाएगी कि ये जो मैट्रिक्स समझना था और इससे बाहर होना था। तो यह भी एक खतरनाक सी स्थिति है कि हम जो है धन कमाने के मैट्रिक्स में ऐसे उलझे कि कमाते 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 बात खत्म हो गई। हमें समझ में आया ही नहीं कि मैट्रिक्स था और उससे बाहर होना है। तो एक जिसने नहीं कमाया वो कैसे समझे, जिसने धन है ही नहीं वो कैसे समझे कि धन मैट्रिक्स है। जिसने धन बहुत ज्यादा कमा लिया वो कैसे समझे, क्योंकि वो तो धन कमाने के मैट्रिक्स में ऐसा उलझ गया कि सिर्फ धन ही कमा रहा है। इसको मैट्रिक्स को समझने के लिए धन को खर्च करने के बाद में वह देखे कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन और रिलैक्सनेस महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। जब उसे खर्च करेगा और वो सब देख लेगा, हर हर डायमेंशन से उसका प्रयोग करेगा, और जब उसे पता चलेगा कि सारे प्रयोग के बावजूद बावजूद भीतर से तो रिलैक्सनेस आ नहीं रही है, और भीतर से जो है कुछ सेटिस्फेक्शन तो फल नहीं रहा है। इसलिए जो है पुराने समय में कुछ ऐसी चीजें दी जाती थी कि भाई, क्योंकि सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो है धन होता है। हर हर समय में धन जो है बहुत बड़ा मैट्रिक्स रहा है, बहुत क्रिटिकल मैट्रिक्स रहा है। तो इसीलिए जो दान का कंसेप्ट दिया गया कि दान करते रहो, कि धन का माया मोह बहुत हो गया। धन को बचाना है, पकड़ना है, संभालना है। अपने ऊपर व्यक्ति खर्च कम करता है और बचा लेता है। अब इतना धन है उसके पास में और अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा है, तो वह कैसे मैट्रिक्स में फंसा है कि जब वह खुद नहीं रहेगा कुछ समय बाद उसको चले जाना है, कि 60 साल 70 साल में ज्यादा से ज्यादा यदि कोई दुर्घटना नहीं भी तो 60 70 साल में वो मर जाएगा। वो धन लगातार कमाई जा रहा है, इतना धन कमा रहा है कि 700 साल में भी खर्च नहीं होगा। तो कैसे मैट्रिक्स में उलझा हुआ है? इसलिए उसको कहते हैं दान करो। तो दान करते रहने से वो जो है धन का माया मोह कम होगा, और दान करेगा तो उसको फिर ये होगा कि मैं भी खर्च अपने ऊपर भी तो खर्च कर लूं, दान भी करूं और खुद के ऊपर भी खर्च करूं। तो माया मोह थोड़ा कम होता जाएगा, तो वो मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा ढीला पड़ेगा। तो ढीला पड़ेगा तो फिर वो खुद के ऊपर भी खर्च करेगा और दान भी करता चलेगा। तो धीरे 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 उसको मैट्रिक्स समझ में आता जाएगा। अब पद प्रतिष्ठा का मैट्रिक्स है। ये लगता है कि मैंने यदि फलाना पद पा लिया, मैं एमएलए हो गया तो फिर तो बस हो गया, मैं तो फिर मैं ही हूँ। सांसद हो गया, एमपी हो गया, या मिनिस्टर हो जाऊं, या सीएम हो जाऊं, या पीएम हो जाऊं। अब हर कोई तो वहां हो नहीं सकता, लेकिन जो चलो कुछ राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा है तो किसी भी एक पोस्ट पे पहुंच जाएगा। तो उसे वहां का मैट्रिक्स समझ में आने लगेगा कि पावरफुल होने का मतलब ये है। मैं अपने जीवन की घटना कहूँ कि यंग एज में था, और यंग एज में काफी एक्टिव था, सोशल वर्कर भी था,
और कॉलमिस्ट भी रहा, जर्नलिस्ट भी रहा, और उसके साथ में जो है अपना जो है फिर एक घटना ये घटी कि फादर का एक बड़ा स्कूल था। तो वो जो है वो चाह रहे थे कि वह स्कूल भी मैं ही संभाल लूं। तो अब जो है ऐसी चर्चा चली, और एक बड़े नेता जो है उन्होंने उनने मुझसे मीटिंग करी। मीटिंग करके जो है वो मुझे कन्विंस करना चाह रहे थे कि मैं अडॉप्ट कर लूं, मैं स्वीकार कर लूं इस स्कूल का प्रभार जो है। तो वह चर्चा चल रही थी, तो चर्चा करते करते उन्होंने एक बात कही, देखो स्कूल में जो है अपना वहाँ के प्रमुख रहोगे, स्कूल के पूरे स्कूल के मालिक रहोगे, तो देखो कितने लोग मिलने आते हैं, सारे गार्जियंस मिलने आते हैं, ये आते हैं, एक अलग ही प्रभाव बनता है। तो वहां मुझे अचानक क्लिक किया, मैं पॉलिटिक्स में भी जा चुका था, पॉलिटिक्स के भी काम कर रहा था, उसकी पोस्ट ले चुका था। तो उस छोटी सी उम्र में, यंग एज में, काफी बड़ी बड़ी चीजें मिल चुकी थी, और वहां मुझे क्लिक किया कि बड़ी पोस्ट पर पहुंचने का या प्रभावशाली होने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, और बहुत सारे लोग मिलने आएंगे और अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। और वो कौन सी समस्याएं रखेंगे? वो स्कूल में बैठ के स्कूल वाली समस्याएं रखेंगे, पॉलिटिक्स में अपनी जो प्रशासनिक समस्याएं रखेंगे, और कहीं किसी और पोस्ट पे बैठेंगे तो वो समस्याएं रखेंगे। मतलब जो है मैं एक बड़ा गार्बेज बॉक्स बनने वाला हूँ। उस गार्बेज बॉक्स में जो है वो अपनी अपनी समस्याएं लाके डालते जाएंगे। तो ये कौन सा, ये क्या क्या चीज है, मैं क्या चुन रहा हूँ? मैं अपने आप को गार्बेज बॉक्स बना रहा हूँ कि जो है वो आएंगे और फालतू की चर्चाएं भी करेंगे, और ये चीजें क्या मुझे मैट्रिक्स से बाहर निकालेंगी कि मैट्रिक्स में डालेंगी? वह समझ मुझ में आई, और यंग एज थी, बहुत यंग एज थी, मैं उसमें कॉलेज की पढ़ाई भी करता था, बहुत सारे काम करता था, कॉलमिस्ट के अलावा, जर्नलिस्ट के अलावा, पॉलिटिक्स के अलावा, और बहुत सारे शासकीय पदों पर, अशासकीय पदों पर, बहुत सारे पदों पर था। तो वह चीज मुझे क्लिक की कि नहीं, ये सब मैट्रिक्स है। तो पद प्रतिष्ठा जो है वहां पर आदमी भूल जाता है कि बड़ी पोस्ट पर बैठा है, लोग आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, साहब हमारा ये काम कर दीजिए, सर प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए, तो ये समस्या है हमारी, और हम उनको सुन रहे हैं और सुलझा रहे हैं। लेकिन वह जो एक मैट्रिक्स है, और उसमें जो है हम अपनी क्षमताओं को खत्म कर देते हैं। तो वहां वह समझ में आया, और उससे मैं बाहर हो गया, अचानक अपने आप को मुक्त कर लिया, सारी चीजों से मुक्त कर लिया। तो सवाल है कि यह समझ आनी चाहिए। यह समझ नहीं आएगी तो फिर यह लगेगा कि अरे बहुत अच्छा है, मैं तो पावरफुल हूँ, सब लोग मेरे पास आके गिड़गिड़ा रहे हैं। और वह व्यक्ति जो है फिर और बड़ी पोस्ट पर जाना चाहेगा कि वहां पर और ज्यादा लोग आएंगे, और बड़ी पोस्ट पर जाएगा और ज्यादा। तो पद प्रतिष्ठा, और इसके अलावा यश। यश जो है पद, इस पद प्रतिष्ठा में भी है। दूसरा जो है जैसे स्टार्स होते हैं, ये होते हैं, उसमें भी पद प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें यश भी होता है। तो यश जो है, यश भी एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है कि और ज्यादा व्यक्ति यश चाहेगा, और ज्यादा यश चाहेगा, यह भी एक मैट्रिक्स है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे घेरता है। धन, पद, मद, मोह, माया, ये सब सब मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे घेरता है, यह तो हमें ही एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैट्रिक्स ये जैसे ही हमें समझ में आएगा, ठीक से समझ में आने का अर्थ होता है कि मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएगा। सही समझ जो है मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देती है। यदि मुझे समझ में आ गया कि मैं इस मैट्रिक्स में फंस रहा हूं, और तुरंत सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे दे करके मैं बाहर हो गया, और बात खत्म हो गई कि नहीं मुझे किसी मीटिंग में नहीं आना, मुझे कुछ नहीं करना है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो सारे मैट्रिक्स से बाहर हो गया। सारे मैट्रिक्स से बाहर होने के बाद मेरे पास अवसर बच गया। वो सारी वो जो क्षमताएं हैं, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक क्षमताएं हैं, वो मुक्त हो गई। वह मुक्त हो गई तो फिर दूसरी दिशा में जा सकती थी। तो फिर आध्यात्म की यात्रा भी मेरी जो चल रही थी, उसमें गति आ गई कि सब जो है उसमें समाहित हो गया। उसमें समाहित हो गया, ध्यान साधना बढ़ गई। अब ध्यान साधना बढ़ गई तो फिर ध्यान साधना में आश्रमों में जाना, इधर जाना, तरह तरह की सारी पद्धतियों को अपनाना, वह करते 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 वो सारी ऊर्जा एक तरफ थी, सारी बौद्धिक क्षमता एक तरफ थी। वह करते 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 फिर वहां का भी मैट्रिक्स समझ में आ गया कि यार यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, आश्रम के अंदर भी मैट्रिक्स है, धर्म के अंदर भी मैट्रिक्स है, ये रिचुअल्स के अंदर भी मैट्रिक्स है। वह मैट्रिक्स समझ में आया। तो मैट्रिक्स समझ में आया तो फिर उससे भी सीधे बाहर आ गए। अब जो है, अब मुक्त स्थिति है, लेकिन मैट्रिक्स फिर भी कहीं ना कहीं घेरेगा।
कहीं ना कहीं घेरेगा। जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, मैट्रिक्स हमको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेगा। आज हम ये विजुअल मीडिया में आ रहे हैं, विजुअल मीडिया में हम आ रहे हैं और एक सपोर्ट की भावना से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी हमें मैट्रिक्स घेर सकता है, यहां पर भी हमें मैट्रिक्स घेर सकता है। यहाँ पर भी यश यश पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें जो हैं वह हमें वापस घेर सकती हैं। पर सवाल यह है कि हम यदि शुद्ध भाव से कर रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उस यश पद प्रतिष्ठा को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स जो है वो ढीला पड़ता चला जाएगा। लेकिन खतरा बना हुआ है, यहाँ पर भी हमें मैट्रिक्स घेर सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स हर जगह पर घेर सकता है हमें। जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन वहां पर भी मैट्रिक्स घुस जाएगा, घुस सकता है, कई जगह घुस चुका है। क्योंकि मैट्रिक्स चीज ही ऐसी है, यह माया ऐसी है, माया महा ठगिनी, ये महा ठगिनी है। आपको लगता है कि आप माया से बाहर आ गए, लेकिन वो जो बाहर आने का जो है स्वप्न होगा, और एक नई माया में आप फंस जाओगे, नए मैट्रिक्स में आप फंस जाओगे। मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, कैवल्य क्या है? मैट्रिक्स जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा, हम निर्वाण के करीब आते जाएंगे। मतलब मैट्रिक्स से पूरी तरह से मुक्त होने की स्थिति जो है वही मोक्ष है, जहां कोई मैट्रिक्स ही नहीं है। अब कोई कहे कि मोक्ष में जी बड़ा आनंद है, मोक्ष में ऐसा है, मोक्ष में वैसा है, तो वह तो मैट्रिक्स है। मोक्ष का अर्थ है वहां कुछ नहीं है, सब कुछ डिसॉल्व हो गया, सारा मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया, तो वहां कुछ नहीं बचता है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना, पूछते हैं हमसे निर्वाण यानी क्या, तो निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना, यानी बात समाप्त हो गई, खेल खत्म हो गया। जहां प्रॉपर वे में खेल खत्म होता है, तब उनको लगा कि दिए का बुझ जाना, तो फिर लोग बोलेंगे दिया रह गया, फिर से उसमें वो बत्ती जल जाएगी। तब उनको जो है जब शरीर छोड़ने से पहले एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, उनको बोलना पड़ा महापरिनिर्वाण, क्योंकि निर्वाण शब्द के आसपास में मैट्रिक्स वापस क्रिएट होना चालू हो चुका था। मैट्रिक्स तो सबके साथ आ जाता है, मोक्ष के साथ में, मोक्ष का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट रहा होगा जब आया होगा, फिर उसके आसपास मैट्रिक्स आ गया कि मोक्ष में तो कल्प वृक्ष है, मोक्ष में ऐसा है, मोक्ष में फलाना आनंद है। मतलब मोक्ष में आप रहते हैं, अपने आप को बचाना चाहता है हर व्यक्ति कि कहीं ना कहीं तो मैं बचूंगा। अरे भाई, मैं ही तो मैट्रिक्स हूं, कहीं भी बचूंगा तो मैट्रिक्स ही बचेगा ना। तो मुझे मैट्रिक्स से ने घेरा है ऐसा नहीं है, मैं ही मैट्रिक्स हूं, मैं ही मैट्रिक्स हूं। सबसे बड़ी समझने की बात है कि मैट्रिक्स मैं हूं। तो मैं जो कुछ भी हूं, यदि मैं पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता हूं, पूरी तरह से समाप्त हो जाता हूं, तो मैट्रिक्स डिसॉल्व होगा ना। इसलिए तो मैं बात बार बार कहता हूँ, गोरखनाथ जी की वाणी जो है मुझे पसंद है कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब ये कि मैं ही मैट्रिक्स हूँ, और जब तक मैं नहीं मरूंगा, मैं डिसॉल्व नहीं होऊंगा, तब तक मैट्रिक्स में नहीं जाएगा। मैं कहीं भी बचूंगा तो मैट्रिक्स जो है वहां से आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मैं ही हूँ। मेरे होने की धुरी जो है मैट्रिक्स को पैदा करती है। जहां मैं केंद्र बनता हूं, वहां पर जो है वृत्त बन जाएगा, गोल गोल साइकिल बनना लगेगा, क्योंकि केंद्र है वहां पर। कोई भी केंद्र है तो उसमें वृत्त जरूर होगा, वहां वृत्त बनने लगेंगे, बहुत सारी गोलाकृतियां बनने चालू हो जाएंगी, बहुत सारे सर्कल्स बनने चल जाएंगे, साइक्लिक मूवमेंट्स जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे हम गोल गोल चक्कर बोलते हैं, तो साइक्लिक मूवमेंट्स जो बहुत सारी स्टार्ट हो जाएंगी। यदि मैं हूं तो मैं हूं तो एक केंद्र की तरह हूं, और मैं डिसॉल्व हो जाता हूं तो केंद्र ही डिसॉल्व हो गया, तो बात खत्म हो गई। कौन से गोल चक्कर, गोल चक्कर के लिए केंद्र चाहिए ना। तो दिए का बुझ जाना यानी कि कुछ नहीं बचा, महापरिनिर्वाण यानी कि एवरीथिंग इज डिसॉल्व, नथिंग मोर नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं बचा। जहां कुछ भी नहीं बचा, मैं भी नहीं बचा, मेरा होना भी नहीं बचा, मैं हूं भी नहीं, और मेरा इजनेस भी है भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, वहां जाके डिसॉल्व होते हैं। तो मोक्ष का अर्थ है नथिंग, कुछ भी नहीं, निर्वाण, केवल, केवल का मतलब सिर्फ वही रह गया,
कई लोग केवल का अर्थ करते हैं कि केवल यानी सिर्फ मैं रह गया, लेकिन एक्चुअली जो है वो भगवान महावीर का कहना था कि कैवल्य मतलब सिर्फ मैं ही रह जाऊं, जब दूसरा कोई बचेगा ही नहीं तो बात खत्म हो जाती है। वो भी एक रिझाने की बात है कि भाई मैं बचूंगा करके, लेकिन वह भी एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया कि कहीं ना कहीं मैं बच जाऊंगा। अरे मुझे नहीं बचना है, मुझे ही डिजॉल्व होना है। तो अब यार ये हम ही डिजॉल्व हो जाएंगे तो मतलब क्या है, तब तो यही ठीक है। मतलब मैट्रिक्स अपने आप को जिंदा कर लेगा, मैट्रिक्स अपने आप को बचा लेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई निर्वाण नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। अरे हम ही नहीं बचेंगे तो निर्वाण का क्या करेंगे? मतलब मैं कुछ हूं और मुझे कोई निर्वाण चाहिए जिसमें आनंद आएगा, या कोई मोक्ष चाहिए जिसमें मुझे आनंद आएगा। है ना, बोलते नहीं यहाँ वहां जाके के हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, तो हूरों और अप्सराओं का चक्कर ना बन जाएगा। तो मैट्रिक्स तो इतना खतरनाक मैट्रिक्स है, तभी तो हूरें और अप्सराएं आई हैं। मतलब धर्म के साथ में, मुक्ति के साथ में जो है जन्नत मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, हूरें मिलेंगी जो हमेशा 16 साल की रहती हैं, जो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। ये सब क्या है? ये खतरनाक मैट्रिक्स है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो धर्म के नाम पर धर्म की गति होने ही नहीं देगा। यदि वहां जाकर कुछ पाना है, मोक्ष में जाना है, और मोक्ष कोई जगह है, मतलब जगह मतलब किसी स्पेस में, और वहां जाकर कुछ पाना है, मतलब वहां टाइम फैक्टर भी काम कर रहा है, जब टाइम एंड स्पेस वहां काम कर रहा है, और वो मेरे अलावा कुछ चीजें हैं जो मुझे मिलेंगी और वो मिलने से मुझे आनंद आएगा, तो बात ही गड़बड़ हो गई। ये तो दुनियादारी की भाषा होगी कि यहाँ पर भी मैं धन पाऊंगा, धन पाने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और यदि समझदार है व्यक्ति तो धन पाने के बाद पाएगा कि सब कुछ नहीं मिलता, धन एक यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्य है, वो परमार्थिक सत्य है ही नहीं। परमार्थिक सत्य से धन का कोई लेना देना ही नहीं है। पद प्रतिष्ठा पाके सब मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा का लौकिक अर्थ हो सकते हैं, परमार्थिक जो उसका मूल्य है वह शून्य है, जीरो है। परमार्थिक मूल्य उसका है ही नहीं, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का। तो यही भाषा जो है हम यदि स्वर्ग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जन्नत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम तो महामूर्ख हैं। मतलब इतना भयानक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि धर्म मतलब इस जीवन से बड़ा मैट्रिक्स तो हम वहां क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हम जिस मैट्रिक्स में फंसे हैं, तो इस शरीर के बाद में तो हम और बड़े मैट्रिक्स की बात करें, तब तो जन्नत और मोक्ष जो है वो तो और खतरनाक मैट्रिक्स होगा। तब जो ऐसी बीइंग यदि जाएगी भी तो मुक्त कैसे होने वाली है? वो उसको तो वापस लौट के आना पड़ेगा। उसने खुद ही अपना मैट्रिक्स तय कर दिया कि वह एक जो है एक फॉल्स डायमेंशन में जाएगी, फॉल्स डायमेंशन में जाकर के वापस आएगी, क्योंकि फॉल्स डायमेंशन में जाके वहां न उसे हूरें मिल रही हैं, न उसे अप्सराएं मिल रही हैं, न वहां कल्प वृक्ष मिल रहा है। तो फिर वो बोलेगा अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, उस डायमेंशन में वापस जाना है, मुझे वहां पर कल्प वृक्ष मिलेगा, वहां पर जो मतलब धन मिल जाता है वो मिल जाता है, धन से कुछ भी खरीद सकते हैं। वहां पर कोई अपना कुछ जो है गर्लफ्रेंड बन जाएगी, कोई पत्नी बन जाएगी कुछ, और वहां वहां तो कुछ तो मिलता है, चलो वहीं वापस चलते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये धर्म ने देखो कैसे कैसा कैसा गढ़े हैं, कैसे फर्स्ट डायमेंशन जो है इस धर्म ने ही गढ़े हैं ना। आई बात समझ में आपको? स्वामी जी, अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हर 2500 साल के बाद ये एक समय आता है जब एक साथ जागृति, अवेकनिंग, आध्यात्म में लोग उठते हैं। तो ये समय 2500 साल ही क्यों, या कुछ ऐसी इसकी साइकिल की कोई साइंटिफिक रीजन है? एक्चुअली क्या है कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं, उसके मूवमेंट के सबके साइकिल होते हैं, कुछ भी चीजें सबके साइकिल होते हैं। जैसे जो है धरती है, धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें 365 दिन लगता है, घूर्णन गति करके अपने कक्ष की गति करती है तो उसमें 24 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज का साइकिल है। तो यह जो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, यह भी एक्चुअली एनर्जी तो पौद्गलिक ही है। ऐसा मत मान के चलना कि यह जो है वहां की जो है उस प्योर फॉर्म में वो एनर्जी आ रही है, प्योर फॉर्म में कि एनर्जी में कोई मूवमेंट होता ही नहीं है।
सारा मूवमेंट जो है, जब इम्प्योर जो होती हैं चीजें तो वहीं पे गति आती है। गति का मतलब ही इम्प्योरिटी आ गई। जहां अगति है, जो परम दशा है, जहां पर अगति है, तो वहां पर तो कोई वहां इम्प्योरिटी नहीं होती, वहां गति नहीं होती। वहां पर जो है उसको ऊर्जा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊर्जा वह है जो लगातार गतिमान है। मतलब वहां इम्प्योरिटी वाला फेज है वह। प्योरिटी वाले फेज में हम उसको ऊर्जा भी नहीं कह सकते। कैसे कहेंगे कि वो डिवाइन ऊर्जा है? तो वो डिवाइन ऊर्जा का भी मतलब होता है कि वो परम नहीं रही, लेकिन जो है तब भी जो सपोर्टिंग है। तो डिवाइन का मतलब जो है कहीं ना कहीं वो कुछ नीचे है। डिवाइन का अर्थ है कि परम स्थिति में नहीं है। और डिवाइन का दिव्य भी यानी परम स्थिति नहीं है। दिव्य डिवाइन कोई परम स्थिति नहीं है। डिवाइन का अर्थ है कि कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी आ चुकी है उस परम में, और वह जो सपोर्ट के लिए आ रही है, तो उस फॉर्म में वह आती है। तो अब जो है 2500 साल में फिर ऐसा ही कोई एक साइकिल है, वो एनर्जी साइकिल है, डिवाइन एनर्जी का साइकिल है, कि वो 2500 साल में पूरा हो रहा है। हर 2500 साल में वो फ्लैशेस आएंगी और वो सपोर्ट करेंगी। अब एक्चुअली क्या है कि ऐसे बहुत सारे साइकिल होते हैं। अब जो समझने की बात है कि ये 2500 साइकिल के भी 7 साइकिल होते हैं। तो 7 जो 7वां नंबर का साइकिल होता है, वह बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होता है। उसमें एनर्जी का लेवल और ज्यादा हाई होता है। मतलब वह होगा 12,500 साल का। सॉरी, कितने का होगा? 7 7 दूना 14, 17,500 साल का होगा। 17,500 साल के बाद में वह जो साइकिल है एकदम हाई लेवल का साइकिल हो जाएगा। एक तो 2,500 साल का साइकिल है, तो ये 2,500 का साल का साइकिल भी है, और वो 17,500 साल का साइकिल भी है। तो सातवीं सातवीं बार का जो साइकिल होता है 2,500 साल का, वह जो है बहुत ज्यादा उसमें डिवाइन एनर्जीज होती हैं। तो ये एक्चुअली 17,500 साइकिल वाला साइकिल भी है। 2,500 वाला तो हो गई, और 17,500 वाला साइकिल भी है। तो इसमें जो है जितने भी पुराने सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनको भी एक क्वालिटी एनर्जी मिलेगी। और उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने के जो उसमें प्रोग्राम्स होंगे, वो सारे प्रोग्राम भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक्टिवेट होंगे। यहाँ मतलब ऐसा है कि साधना में कोई व्यक्ति कम समझदार व्यक्ति भी है, साधना की बहुत समझ नहीं है, और तो भी उसे सपोर्ट मिलेगा, उसके टाइप का सपोर्ट मिल जाएगा। उसके टाइप का सपोर्ट मिलेगा, कुछ सारे सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कोई इस दिशा से प्रयास कर रहा है, कोई उस दिशा से प्रयास कर रहा है, तो सबको सपोर्ट मिलेगा। और जो है उसको सपोर्ट मिल करके इस लेवल पे लाया जाएगा कि जो भी जो स्ट्रांग वे में, जो एक सही समझ के साथ में अभी प्रयास कर रहे हैं, वह जंप करके यहाँ तक भी आ जाएगा। उसका ब्रेकआउट करके जो है अपर लेवल पे वो आ जाएगा। फिर अपर लेवल के सपोर्ट सिस्टम का सहयोग लेकर के, उसका ब्रेकआउट दे करके फिर और अपर लेवल में आ जाएगा। मतलब इसी जन्म में वो बहुत सारे ब्रेकआउट्स दे सकता है। अपनी साधना के विकास में जो बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स जो कि हमारे लिए एक कारागृह का काम करती है, वॉल्स का काम करती हैं। तो बहुत सारी लेयर्स का जो ब्रेकआउट यहाँ पॉसिबल है। तो सारी लेयर्स का ब्रेकआउट करते करते वह जो है अल्टीमेट स्टेज तक आ सकता है, ये संभावना बन जाती है। तो ये 2,500 साल के साथ में एक्चुअली 17,500 साल का साइकिल भी है। 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो स्वामी जी, अभी की जो साइकिल है वो कौन सी नंबर की है, और कब ये समय हमें निकट आ रहा है, उसका एक्यूरेट कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली जो है ये सातवीं, ये जो है एक साइमल्टेनियस होती है ना, सातवीं जो 2,500 वाली साइकिल और 17,500 वाली साइकिल, ये जो साइमल्टेनियसली होगी। तो एक साथ ही ये साइकिल चल रहा है ना, वो एक साथ ही है। तो अब जो है इसमें यह चीज, यह स्टार्ट हो चुका है, यह स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली जो है। अब इसे हम कहें तो ये 32 साल से बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। 32 ईयर्स हो चुके हैं इसको एक्टिव हुए। और यह तो काफी समय तक चलेगा। लेकिन जो है यह मान के चलें कि लगभग लगभग 100 साल तक,
100 साल तक ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, जिसमें 32 साल लगभग निकल चुके हैं, 33 साल या जो भी ऐसे कुछ। और उसमें जो बाकी बचे हुए साल जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा और बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। एक्टिव के साथ में एक्चुअली होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब मैट्रिक्स ने अभी जो नए नए रूप गढ़े हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इनबिल्ट होने चाहिए, उसमें इनबिल्ट होने चाहिए उस सपोर्ट सिस्टम में, तभी वो मैट्रिक्स को हम तोड़ पाएंगे। यदि उनके प्रोग्राम्स जो वहां पर डले हैं, इस सपोर्ट सिस्टम में जो प्रोग्राम्स डले हैं, जो कि उसे हम वायरस कह सकते हैं ना, कि या एंटीवायरस सिस्टम कह सकते हैं, उसमें जो एंटीवायरस सिस्टम है, जो इन मैट्रिक्स को, इन वायरस को जो डिसॉल्व कर सकते हैं, ये वायरस है। मैट्रिक्स है ना, वायरस है, नए नए वायरस आ रहे हैं। और वह जो है एक उसमें एंटीवायरस एक सिस्टम है वह। तो इन वह एंटीवायरस सिस्टम जो है, इन अभी जो प्रचलित जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको, उनकी समझ उसके पास है, और वह इनको जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, इनको खा सकता है, इनको मिटा सकता है, इनको नेस्तनाबूद कर सकता है। और जो अभी नए नए मैट्रिक्स जो पैदा होते चले जाएंगे आगामी और बहुत सालों तक, तो उसमें बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। फिर उसके बाद यह होगा कि कुछ मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी आना चालू हो जाएंगे कि जो वह एंटीवायरस जो है उनको हार्म तो करेगा, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगा, उनको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह वायरस अपने आप को मॉडिफाइड करता चलेगा, वह भी अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करता चलेगा। तो मैट्रिक्स एक किस्म की टेक्नोलॉजी है, यह जो एक टेक्नोलॉजिकल चीज है, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जो निराकार को जो है, निराकार को फंसा ले, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, उसको टाइम एंड स्पेस जैसी धारणा में फंसा ले। जो इनफाइनाइट है उसको एक आकार में फंसा ले, कि तुम यह आकार हो, है वो इनफाइनाइट। और से उस इनफाइनाइट को यह भ्रम पैदा हो जाए कि मैं इनफाइनाइट नहीं हूं, मैं एक आकार में हूं। और जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया कि नहीं नहीं, मैं तो देश और काल के भीतर हूँ, वो समय के माया जाल में फंसा है, वह जो है आकार के माया जाल में फंसा है, वो तरह तरह के माया जाल में फंस रहा है। तो ये मैट्रिक्स जो है कैसी चीज है, ये खतरनाक चीज है ना, जो लगातार अपडेट, अपने आप को अपडेट करती चलती है। ये मैट्रिक्स जो है लगातार अपने आप को अपडेट करती चलती है। तो अभी जो है ये जो नया सपोर्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है इस सारे मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए। अब यह जो मैट्रिक्स है, जो वायरस है, जब अपने आप को 100 सालों के बाद और अपडेट करने लगा, तब यह जो है यह मैट्रिक्स धीरे धीरे स्लो पड़ते जाएगा। लेकिन उस समय तक जो है कुछ नए नए सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ट होते हैं। वो महान सपोर्ट सिस्टम बिल्ट नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होते रहेंगे, जो कि नए अपडेट से को समझ रहे होंगे। और जो है वह बड़े जो मेगा जो या ग्रांड जो हम उसको पोर्टल के लिए, या फिर जो अ, उसको जो कॉस्मिक जो सपोर्ट सिस्टम है, जो बहुत विशाल स्तर पर अभी काम कर रहा है, जो बहुत बड़ा है, उसमें जाकर के वो ऐड होते चले जाएंगे, उसको अपडेट करते चलेंगे, ताकि जो नए मैट्रिक्स, जो नए वायरस बन रहे हैं, नए मैट्रिक्स बन रहे हैं, जो कि उस एंटीवायरस के इसकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो वो उसकी पकड़ में आ सकें। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। स्वामी जी, जो अभी आपने कहा कि सपोर्ट सिस्टम छोटे छोटे आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसके उदाहरण से थोड़ा सा हमें समझाएं कि किस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम है और उनका मेन सोर्स क्या है, कहाँ से ये आ रही है, तो ये थोड़ा हमें समझाएं। कोई भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति यानी कि मैट्रिक्स में फंसा हुआ परमात्मा। व्यक्ति का मतलब है मैट्रिक्स में फंसा हुआ परमात्मा। मैट्रिक्स यानी सेपरेशन, सेपरेशन में फंसा हुआ परमात्मा जो है वह मैट्रिक्स के कारण फंसा हुआ है। तो यह परमात्मा जैसे जैसे मुक्त होगा, अपनी परम दशा को प्राप्त करेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो है मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, मैट्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा। इसे ही साधना कहते हैं। साधना का अर्थ है कि इस मैट्रिक्स को समझना और इस मैट्रिक्स को डिसॉल्व करना। तो उस मैट्रिक्स को समझेगा और डिसॉल्व करेगा,
तो डिसॉल्व करेगा तो उसको वह समझ आ गई। वह समझ जब आ गई तो यही अथॉरिटी बनेगा सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करने की, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम करने के बाद में वह अपने आप को परिपूर्ण रूप से डिसॉल्व कर लेगा, शून्यवत हो जाएगा, निर्वाण में चला जाएगा। मतलब वह कुछ नहीं बचेगा, महापरिनिर्वाण, यानी कुछ भी नहीं बचा। एक्चुअली आज की भाषा में हम बोले उस वन मैट्रिक्स को तोड़ने की भाषा में कि न वो मोक्ष में रहेगा, न निर्वाण में रहेगा, न शून्य में रहेगा, सबके पार निकल जाएगा। क्योंकि शून्य के साथ भी मैट्रिक्स जुड़ गया है, मोक्ष के साथ भी मैट्रिक्स जुड़ गया है, जन्नत के साथ मैट्रिक्स जुड़ गया है। तो अब हमें नई भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो अभी मैट्रिक्स जिसको ना पकड़ पाता हो, अभी जो हम नई भाषा, तो इन सब के पार जहाँ कुछ नहीं बचता, ना मैं बचता हूं, ना मेरा होना बचता है, ना है बचता है, कुछ भी नहीं बचता, पूरी तरह से डिसॉल्व, खेल खत्म। खेल खत्म के पहले जो है वह व्यक्ति क्या करता है कि वह एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करता है, और वह अपना वह सपोर्ट सिस्टम जो है वह समझाएगा कि जो है ये सब मैट्रिक्स है, जो मुक्ति की बातें हो रही हैं जिसमें कि आपको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और वहां पर आपको ज्यादा आनंद मिलेगा, आपको यह मिलेगा। अरे भाई, मुझे कुछ मिलेगा मतलब मैं अलग हूं, और मुझे कुछ मिलेगा वह अलग है, और उन दोनों के मिलने से आनंद मिलेगा, मतलब वहां वननेस कहाँ हुई? वननेस तो हुई नहीं ना। वहां मुझे आनंद मिलेगा क्योंकि मुझे वहां यह मिलेगा तो आनंद मिलेगा, वह मिलेगा, अप्सरा मिलेगी तो आनंद मिलेगा, कल्प वृक्ष मिलेगा तो आनंद मिलेगा, यह मिलेगा तो आनंद मिलेगा, मतलब वहां पे वननेस है ही नहीं ना। तो यह जो समझ है, यह समझ जो है वह व्यक्ति को मिली है, वह व्यक्ति से परम स्थिति तक पहुंचा है, तो उसे वह समझ मिली है, तब उसने मैट्रिक्स डिसॉल्व की है, समझ के द्वारा ही मैट्रिक्स डिसॉल्व की। तो उस समझ को जो है प्रोग्राम करके जो है वह एनर्जी के साथ में, समझ और एनर्जी को मिक्सअप करके जो है वह स्थापित कर देगा, समझ को ऊर्जा के साथ में मिक्सअप करके स्थापित कर देगा। तो वह ऊर्जा जो है उस समझ के साथ में, और एक प्रोग्राम है जो उस समझ को जो है डिलीवर करेगी। किसको डिलीवर करेगी? जो भी अपना इस तरीके के प्रयास में लगा हुआ है, जो भी इस मैट्रिक्स को तोड़ने के प्रयास में लगा हुआ है, तो वह जो ऊर्जा है उस समझ को डिलीवर करेगी, वह सपोर्ट सिस्टम उस प्रोग्राम को डिलीवर करेगा कि यह प्रोग्राम पकड़ो और इसमें जो है डिकोड हो जाएगा, ये मैट्रिक्स डिकोड हो जाएगा, या समझ डिकोड हो जाएगी, और ये मैट्रिक्स जो है डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अगर इस सेशन को कंक्लूजन में लाएं तो हम ये समझ पा रहे हैं स्वामी जी के समझाने के माध्यम से कि यदि आपको चाह है इस माया जाल से निकलने की, यदि मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं, तो वो आपके प्रश्नों का जवाब कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के द्वारा आपको उसी क्षण कोई ना कोई रूप में देती है। और उस सपोर्ट को पकड़ते हुए और अपनी गाइडेंस, इनर गाइडेंस पे चलते हुए आप इस मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं। ये वो समय काल है, 2500 साल स्वामी जी के मुताबिक 17,000, 17,500 साल दोनों मिलके एक ग्रांड पोर्टल जैसा एक माहौल बनता है। और उस समय काल में यदि आपने एक कदम बढ़ाया तो सामने से 9 कदम की मदद आपको यूनिवर्स देती है, और आपको इस माया जाल से, चक्कर से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। क्या स्वामी जी मैं सही समझी हूँ? बिल्कुल ठीक। जी। तो स्वामी जी, हमारे दर्शकों को आप लास्ट में क्या सॉल्यूशंस या ऐसा कोई मार्ग बताएंगे जिससे वो इसको फॉलो करते जाए? अवेयरनेस को जोड़ते चलो, अवेयरनेस को अपनी सारी दिनचर्या से जोड़ते चलो। भोजन करो तो हड़बड़ी में रोबोटिक तरीके से भोजन मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, रोबोटिकनेस है ना, टेक्नोलॉजी, मैट्रिक्स जो सब टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक है। तो यदि हम सहजता से भोजन करते हैं, भोजन को भोजन की तरह करते हैं, तो वह भोजन जो है मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए हमारे लिए उपकरण बन जाएगा। चलो तो होश से चलो, नहाओ तो होश से नहाओ,
जॉब करो तो होश से करो, किसी से बातचीत करो तो होश से करो, जो भी करो होश से करो। देखो तो निर्मल दृष्टि से देखो, उसमें प्रक्षेप मत करो कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है या वैसा है। उसमें कोई प्रक्षेप मत करो। जो भी सुनो सिर्फ सुनो। उसको बहुत ज्यादा, जब हम किसी के साथ कोई काम की बात कर रहे हैं तब हम जो है उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन पक्षियों का संगीत सुनते वक्त उसको एनालाइज करने की जरूरत क्या है? जब हम कुछ जो है कुछ ऐसा सिस्टमेटिक कार्य नहीं करेंगे जहां से हमें कुछ करना ही है, जो हमारी ड्यूटी के अंतर्गत आता है, या जो हमें कुछ कार्य निष्पादन की आवश्यक है। तो हम जब सहज स्थिति में हैं, हमें की आवाज सुनाई पड़ रही है, पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ रही है, हम उसे क्यों एनालाइज करें कि यह पक्षियों की आवाज है, ये फलाना पक्षी है, यह मोटर की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, ये हमें क्यों एनालाइज कर रहे हैं? तो वो जो एनालाइज करने का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स को सपोर्ट न करें कि हम हर चीज को लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार हम जो है कैटेगराइज कर रहे हैं, लगातार हम एनालाइज कर रहे हैं, लगातार हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स से उलझे हुए हैं। व्यर्थ ही हम कुछ कर रहे हैं। तो ये इस चीजों को हम समझें और उसको सहयोग करना बंद करें। उसको सहयोग करना बंद करेंगे तो भीतर जो है अपने आप रिलैक्सनेस आने लगेगी। मैट्रिक्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। मैट्रिक्स को एनर्जी हम ही देते हैं, वो सहयोग हमारा सहयोगी, क्योंकि हम जो है परम ऊर्जा है। हम जिसको सहयोग देंगे वह ऊर्जावान हो जाएगा। हमारा सहयोगी ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि हम परम ऊर्जा है। जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं तो हम अपने परम स्वरूप में आने लगते हैं। तो जो भी करें, चलें तो चलते वक्त बोध रखें, बोध पूर्वक चलें। भोजन करें तो बोध पूर्वक करें, आनंद पूर्वक करें। उसमें जो है सहजता रहे, रोबोटिकनेस न रहे, कहीं भी रोबोटिकनेस न रहे। तो यह जो है एक परम सूत्र है। इस सूत्र को जीवन में पूरा फैला, पूरा जीवन ही ध्यान में हो जाएगा और मैट्रिक्स को आप डिसॉल्व कर लेंगे, कर ही लेंगे।